गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेसगढ़ में हार्दिक स्वागत है। तो अपन ने लास्ट क्लास में जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था मिर्जा राजा जय सिंह तक पढ़ लिया था, मान सिंह पढ़ा था और उसके बाद में पढ़ा था मिर्जा राजा जय सिंह। आज अपन उससे आगे बढ़ते हैं। आज जो शासक बनेंगे मिर्जा राजा जय सिंह के बाद में, उनके बाद में एक दो शासक बने पर उन्होंने कोई विशेष काम नहीं किया था। उनके बाद जो इंपॉर्टेंट शासक बनेंगे वो है सवाई जय सिंह। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1697 से 1743। जो सवाई जय सिंह है वो इससे अपन ने पहले पढ़ा था जो मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह में मैंने आपको बताया था 3 मुगल बादशाहों के समकालीन थे। तो जो सवाई जय सिंह है वो 7 मुगल बादशाहों के समकालीन थे। ये जो सवाई जय सिंह है वो 7 मुगल बादशाहों के समकालीन थे। 7 मुगल बादशाह कौन कौन से थे? देखो, औरंगजेब, उसके बाद में बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियार, रफीउद्दौला, रफीउद्दरजात और लास्ट है या इसको अपन रोशन अख्तर भी लिख सकते हैं, रोशन अख्तर। जो सवाई जय सिंह है ये 7 मुगल बादशाहों को इन्होंने सेवाएं दी। औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियार, रफीउद्दौला, रफीउद्जात और रोशन अख्तर। इन 7 जो मुगल बादशाह हैं इनके समकालीन थे ये। इनकी उपाधि उपाधि क्या क्या थी? सवाई इनकी उपाधि है और एक राज राजेश्वर। किसने दी? रोशन अख्तर ने। रोशन अख्तर ने इनको राज राजेश्वर की उपाधि दी। अब देखिएगा, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, उसके बाद में एक युद्ध हुआ, जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1707 में। जो जजाऊ का युद्ध था वो एक तरह से मुगल सल्तनत के लिए उत्तराधिकार का युद्ध था। किसके बीच में हुआ था? मुअज्जम और आजम के बीच में। मुअज्जम और आजम औरंगजेब के 2 पुत्र थे। इन दोनों के बीच में एक जजाऊ का युद्ध हुआ था 1707 में। तो जो सवाई जय सिंह है इन्होंने आजम का साथ दिया और एक सवाई जय सिंह के भाई थे विजय सिंह। इन्होंने मुअज्जम का साथ दिया।
इस जो युद्ध में मुअज्जम विजयी रहा और बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से गद्दी पर बैठा। जो मुगल सल्तनत में एक जजाऊ का युद्ध हुआ था आजम और मुअज्जम के बीच में, ये दोनों औरंगजेब के पुत्र थे। मुअज्जम इसमें विजय रहा और ये बाद में बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठा। जब मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठा तो इन्होंने सवाई जय सिंह को राजा मानने से इनकार कर दिया और विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित कर दिया। और विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित कर दिया। इसके बाद में एक समझौता हुआ, देबारी समझौता। उस समझौते के लिए मैंने आपको ये युद्ध समझाया है, क्योंकि मैं डायरेक्ट अगर आपको मैं युद्ध समझाता तो आपको समझौता देबारी समझौता तो समझ नहीं आता। देबारी समझौता क्यों हुआ? इस युद्ध के कारण हुआ। इस युद्ध में सवाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया और वो हार गया। उसके बाद में मुअज्जम जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था उसके बाद में इनको सवाई जय सिंह को राजा मानने से इनकार कर दिया और विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित कर दिया। उसके बाद में सवाई जय सिंह ने एक समझौता किया मेवाड़ और मारवाड़ के साथ, जिसको कहते हैं देबारी समझौता। तो चलिए इसके बाद में हम अपन पढ़ते हैं देबारी समझौता। देबारी समझौता मैंने आपको मेवाड़ में भी पढ़ाया है, एक बार फिर पढ़ाता हूं। देबारी समझौता 1707 में। देखिए देबारी समझौता क्या हुआ, सवाई जय सिंह थे, ये थे आमेर के राजा। उस समय मेवाड़ के राजा थे अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय की एक पुत्री थी चंद्र कुंवरी। तो सवाई जय सिंह ने कहा हेल्प, तो इन्होंने चंद्र कुंवरी के साथ में सवाई जय सिंह का विवाह कर दिया और शर्त रखी कि जो सवाई जय सिंह और चंद्र कुंवरी से जो पुत्र होगा वही अगला आमेर का शासक होगा। तो इन्होंने कहा ओके। और चंद्र कुंवरी से एक पुत्र हुआ माधो सिंह। ठीक है। ऐसे ही मारवाड़ के एक राजा थे अजीत सिंह। अजीत सिंह से भी इन्होंने मांगी हेल्प। इन्होंने भी कहा, इनकी एक पुत्री थी सूरज कुंवरी। तो इन्होंने इनसे भी विवाह कर लिया। ठीक है। इन्होंने भी यही शर्त रखी मारवाड़ के राजा ने, अजीत सिंह ने, कि जो सूरज कुंवरी और सवाई जय सिंह से जो पुत्र होगा वही अगला आमेर का शासक बनेगा। इन्होंने कहा ओके। और सूरज कुंवरी से एक पुत्र हुआ ईश्वरी सिंह। ठीक है। अब क्या हुआ कि सवाई जय सिंह ने आमेर के शासक बनने के लिए मेवाड़ के अमर सिंह को और अजीत सिंह को दोनों को सेम वादा कर दिया कि चंद्र कुंवरी से जो पुत्र होगा वो शासक बनेगा, और उनसे कर दिया
सूरज कुंवरी से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो अगला आमेर का शासक बनेगा। तो ये जो समझौता है वो समझौता कहलाता है देबारी समझौता। आगे चल के जब सवाई जय सिंह की मृत्यु होती है तब माधो सिंह और ईश्वरी सिंह में एक युद्ध होएगा, वो युद्ध कहलाता है राजमहल का युद्ध। वो युद्ध कहलाता है राजमहल का युद्ध। माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में होता है राजमहल का युद्ध। यह होता है 1747 में। किस लिए होता है? आमेर के उत्तराधिकार के लिए। राजमहल नामक जगह पे होता है तो इसको राजमहल का युद्ध कहते हैं। देबारी समझौता है उसका जो रिजल्ट निकला वो क्या निकला? राजमहल का युद्ध। पर सवाई जय सिंह के हिसाब से आपको सिर्फ देबारी समझौता याद रखना है। जब मैं ईश्वरी सिंह पढ़ाऊंगा तब मैं आपको राजमहल का युद्ध भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देबारी समझौता आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं और क्या क्या किया सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह की सांस्कृतिक और जो सैन्य उपलब्धियां हैं दोनों बहुत ज्यादा है। इन्होंने अपने समय में इनके भरतपुर के उस समय शासक थे चूड़ामन जाट। चूड़ामन जाट का एक भतीजा था बदन सिंह, ठीक है। तो सवाई जय सिंह ने चूड़ामन जाट पे भरतपुर पे आक्रमण किया और बदन सिंह को अपनी तरफ मिला लिया। और जो ये युद्ध हुआ था इसमें चूड़ामन जाट पराजित हुए थे और बदन सिंह की मदद से जो सवाई जय सिंह है उन्होंने भरतपुर पर अधिकार कर लिया और बदन सिंह को डीग की जागीर प्रदान की। बदन सिंह को डीग की जागीर प्रदान की और ब्रजराज की उपाधि दी। और राजा की उपाधि दी। सवाई जय सिंह ने भरतपुर में पर आक्रमण किया। भरतपुर के शासक कौन थे? चूड़ामन जाट। चूड़ामन जाट के भतीजे थे बदन सिंह। सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को कूटनीति का सहारा लेते हुए अपनी तरफ मिला लिया और उसके बाद में जब ये विजय हुए तब इनको डीग की जागीर प्रदान की, ब्रजराज की उपाधि दी और राजा की उपाधि से नवाजा। इसके बाद में इसके भरतपुर के राज्य हस्तक्षेप के अलावा इन्होंने बूंदी के राज्य में हस्तक्षेप किया था। बूंदी के राज्य में इनकी बूंदी के राजा थे उस समय बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह की पत्नी थी अमर कुंवरी। अमर कुंवरी थी वो सवाई जय सिंह की बहन थी। तो अमर कुंवरी के उस समय कोई बच्चा जो संतान नहीं थी तो सवाई जय सिंह ने अपने यहाँ से एक दलेल खान नाम का व्यक्ति को वहां पे जो प्रशासक नियुक्त कर दिया। कुछ समय बाद में अमर कुंवरी के जो संतान उत्पन्न हो गई और अमर कुंवरी ने सवाई जय सिंह को कहा कि अब मेरी संतान हो गई है तो अब मेरी संतान को शासक बनाऊंगी मैं। तो सवाई जय सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह दलेल खान से कर दिया और कहा कि अब इनको नहीं हटाएंगे। तब पहली बार जो अमर कुंवरी थी उन्होंने मराठाओं से जो मल्हार राव होलकर थे इंदौर के सरदार, मराठा सरदार, तो मल्हार राव होलकर से मदद मांगकर जो अपने पुत्र को बूंदी का पुनः शासक बनाया। तो इस तरह प्रथम बार राजस्थान में या राजपुताने में मराठाओं का हस्तक्षेप शुरू हुआ और उसके बाद में उन्होंने सवाई जय सिंह पे 2 बार आगे बाद में आक्रमण किया
और उसके बाद में जब अपन इससे अगला पढ़ेंगे ईश्वरी सिंह, तब मराठाओं के साथ में उनका एक भटवाड़ा का युद्ध होगा, एक बगरू का युद्ध होगा, और अंत में ईश्वरी सिंह मराठाओं के जो आक्रमण है उनसे परेशान होकर ईसर लाट नाम की एक उन्होंने जो इमारत बनवाई थी वहां से कूद के आत्महत्या कर लेंगे। तो अपने को ये स्टोरी इसलिए मैंने आपको सुनाई ताकि आपको ये ओवरव्यू रहे कि मराठाओं का आक्रमण कैसे शुरू हुआ। ठीक है, तो इसके बाद में एक युद्ध है गंगवाना का युद्ध। गंगवाना का युद्ध, गंगवाना का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? आमेर के तो थे सवाई जयसिंह और जोधपुर के उस समय शासक थे अभय सिंह और नागौर के शासक थे बख्त सिंह। आमेर के शासक सवाई जयसिंह और जोधपुर के शासक अभय सिंह और नागौर के शासक बख्त सिंह के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको कहते हैं गंगवाना का युद्ध। उसमें सवाई जयसिंह विजय रहे थे। ठीक है, तो इसका ईयर आपको नहीं पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा कि गंगवाना का युद्ध किस किस के मध्य हुआ। तो आपको याद रखना है सवाई जयसिंह और जोधपुर के अभय सिंह और बख्त सिंह के मध्य हुआ। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं सवाई जयसिंह की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां देखते हैं अपन। सांस्कृतिक उपलब्धियां, जो पेपर में सवाल बनता है सवाई जयसिंह से, वो सवाई जयसिंह से सवाल यहीं से ही बनता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। इनकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं इनमें सबसे प्रमुख क्या है? जयपुर की स्थापना। जयपुर की स्थापना की थी सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना कब की थी? 18 नवंबर 1727 को। जो इसकी ढूंढ नदी के किनारे है, इसके अलावा प्राचीन नाम जयनगर, नींव किसने रखी? नींव रखी पंडित जगन्नाथ ने। ठीक है, इसके वास्तुकार कौन थे जयपुर के? वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य। ये कौन? बंगाली थे। इसके जयपुर के वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। जल निकासी की रूपरेखा, जल निकासी की जो रूपरेखा है वो मैल्कम स्पीड ने तैयार की थी। जो जल निकासी के आर्किटेक्चर थे, जो जल निकासी की सुविधा प्रबंध किया गया, उसके वास्तुकार कौन थे? मैल्कम स्पीड ने तैयार की थी। इसके अलावा जयपुर को पहली बार
पिंक सिटी द रॉयल टाउन ऑफ राजस्थान में कहा गया। बुक किसने लिखी है? इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है स्टैनली रीड। स्टैनली रीड की एक बुक है द रॉयल टाउन ऑफ राजस्थान, उसमें इसको पहली बार पिंक सिटी कहा गया। तो सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर की स्थापना की, कब की? 18 नवंबर 1727 को की। ढूंढ नदी के किनारे है, प्राचीन नाम क्या है? जयनगर। नींव किसने रखी? पंडित जगन्नाथ ने। वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। क्वेश्चन आता है ये पेपर में बहुत। उसके अलावा जल निकासी की जो रूपरेखा है वो किसने तैयार की? मैल्कम स्पीड ने। पहली बार पिंक सिटी किसने कहा? स्टैनली रीड की एक बुक है द रॉयल टाउन ऑफ राजस्थान, उसमें पहली बार इसको जयपुर को पिंक सिटी कहा गया। और आगे अपन जाके पढ़ेंगे जयपुर को सबसे पहले पिंक या गेरवे रंग में किसने रंगवाया? राम सिंह द्वितीय ने। ठीक है। अब जयपुर के अलावा इन्होंने और क्या क्या रचना की या फिर क्या क्या बनवाया? इन्होंने 5 वेधशालाओं की स्थापना की। 5 वेधशाला की स्थापना। ये 5 वेधशाला कौन कौन सी है देखना। पहली है दिल्ली में, सेकंड है जयपुर में, ये बनी थी 1728 में, सबसे बड़ी वेधशाला। जयपुर के बाद में बनी मथुरा में, मथुरा के बाद बनी उज्जैन में, उज्जैन के बाद में बनी वाराणसी में। इन वेधशालाओं को जंतर मंतर भी कहते हैं। इन वेधशालाओं को जंतर मंतर भी कहते हैं। 5 वेधशालाओं की स्थापना की। कहां कहां पे की? दिल्ली में की 1724 में, जयपुर में की 1728 में। सबसे बड़ी वेधशाला इन 5 में से कौन सी है? जयपुर की। इसके बाद में मथुरा, उसके बाद उज्जैन और उसके बाद वाराणसी। जो जयपुर की वेधशाला है 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल। दो 2010 में यूनेस्को ने इनको विश्व धरोहर में सम्मिलित की। उसके अलावा यहां पे एक सम्राट यंत्र है। जो सम्राट यंत्र है ये सबसे बड़ी सौर घड़ी है। सम्राट यंत्र है यहां पे। इसके अलावा एक यहां पे राम यंत्र है। जो राम यंत्र है ये वायु व ऊंचाई परीक्षण के लिए। एक और है जय प्रकाश यंत्र। ये
अक्षांशीय गणनाओं के लिए बस समय निर्धारण के लिए सवाई जयसिंह ने पांच वेधशालाओं की स्थापना की। दिल्ली में 1724 में, जयपुर में 1728 में, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी। ये 5 वेधशालाओं के नाम आपको याद होने चाहिए। कई बार जो पेपर में क्वेश्चन आता है, निम्न में से सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित वेधशाला नहीं है, तो इनमें से कोई 3 नाम दे देगा और एक दूसरा शहर का नाम दे देगा। तो आपको ये 5 नाम याद होने चाहिए, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी। ठीक है, तो जयपुर की जो वेधशाला है उसको 1728 में बनी, ये सबसे बड़ी वेधशाला है। 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में सम्मिलित हुई। यहाँ पे 3 यंत्र है जो प्रसिद्ध है। पहला है सम्राट यंत्र। सम्राट यंत्र क्या है? सबसे बड़ी सौर ऊर्जा घड़ी है, सौर घड़ी है। राम यंत्र क्या है? वायु की ऊंचाई व परीक्षण के लिए काम आता है। और जयप्रकाश यंत्र अक्षांशीय गणनाओं के लिए व समय निर्धारण के लिए उपयोग में आता है। तो इन 5 वेधशालाओं में जो अपने को ध्यान रखना है वो जयपुर की वेधशालाओं की विशेषता ही अपने को याद रखनी है और बाकी नाम याद रखने। ईयर भी इतना जरूरी नहीं है, अगर आप नहीं याद रखना चाहो तो नहीं रख सकते हो, कोई बात नहीं। इसके बाद में और क्या क्या उपलब्धियां हैं? इनके समय जय सिंह कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना हुई। जय सिंह कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना हुई। ये क्या? अक्षांश गति वगैरह से संबंधित है। इसके अलावा नक्षत्रों की गणना हेतु शुद्ध सारणी का निर्माण। नक्षत्रों की गणना है तो शुद्ध सारणी का निर्माण। और ये जो शुद्ध सारणी थी, ये शुद्ध सारणी का नाम मुगल बादशाह के नाम पर रखा गया। इसको कहते हैं जीज मोहम्मद शाही। मुगल बादशाह के नाम पर रखा गया। जय सिंह कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की। यह क्या? अक्षांशीय गति या अक्षांशीय गणना को जो नापने के लिए जय सिंह कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना हुई। उसके अलावा नक्षत्रों की गणना है तो एक शुद्ध सारणी का निर्माण हुआ। उस शुद्ध सारणी का नाम क्या है? जीज मोहम्मद शाही। ये आपको याद रखना है, जीज मोहम्मद शाही। ठीक है, इसके बाद में और क्या करवाया सवाई जय सिंह जी ने? सवाई जय सिंह ने इसके अलावा 1740 में अश्वमेध यज्ञ करवाया।
1740 में अश्वमेध यज्ञ करवाया। इस यज्ञ की क्या खासियत थी? इसके पहले पुरोहित कौन थे? पुरोहित थे इसके पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक जो पुरोहित थे वो थे पुंडरीक रत्नाकर। पूर्ण विधि विधान के साथ अंतिम अश्वमेध यज्ञ। जो ये अश्वमेध यज्ञ था, ये पूर्ण विधि विधान के साथ में अंतिम अश्वमेध यज्ञ था। ठीक है, कब करवाया? 1740 में। पुरोहित कौन थे? पुंडरीक रत्नाकर। (1743) ईस्वी में मृत्यु हो गई सवाई जयसिंह की। 1743 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो सवाई जयसिंह सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों को सेवा दी थी और इन्होंने सांस्कृतिक और सैन्य अभियान दोनों में काफी उपलब्धियां हासिल की थी। इनके जो मुख्य है उनमें आपको 5 वेधशालाएं याद रखनी है। उसके अलावा जयपुर के बारे में याद रखना है। जयपुर की स्थापना कब हुई? 18 नवंबर 1727 को। उसके अलावा उनके जो वास्तुकार थे वो कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। जल निकासी के जो वास्तुकार है वो कौन थे? मेलकम स्पीड। इसके बाद में सवाई जयसिंह के बाद में शासक बनते हैं ईश्वरी सिंह। (1743 से 1750). अब आप ईश्वरी सिंह, अभी अपन ने देखा था देबारी समझौता। देबारी समझौते में क्या हुआ था कि मेवाड़ के जो राजा थे अमर सिंह द्वितीय, उनकी पत्नी उनकी पुत्री चंद्रकुवरी से जो संतान उत्पन्न होगी वो मेवाड़ का वो आमेर का शासक बनेगा। और ऐसे ही जो मारवाड़ थे सूरज कुंवरी, उनके जो पुत्र थे उनसे जो उत्पन्न होंगे वो बनेंगे। अब ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में लेके इसको संघर्ष हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। ठीक है, तो इनका जो प्रमुख है वो है राजमहल का युद्ध। कब हुआ? 1747 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में। (1747) में। ठीक है, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में हुआ। माधो सिंह का साथ किस किस ने दिया? मेवाड़ ने। मेवाड़ के बाद में और किसने दिया? और दिया बूंदी ने। कोटा और मराठा, इन्होंने माधो सिंह का साथ दिया। मेवाड़ ने क्यों दिया? क्योंकि इनकी माता मेवाड़ से थी। बूंदी ने क्यों दिया? अभी आपको मैंने सवाई जयसिंह का जो किस्सा सुनाया था उसमें क्या कहा था? सवाई जयसिंह ने अपनी पुत्री का विवाह दलेल सिंह से कर दिया था और दलेल सिंह को वहां से का शासक हटाने से मना कर दिया था, इसलिए वो आमेर के खिलाफ हो गए, इसलिए उन्होंने माधो सिंह का साथ दिया। कोटा बूंदी के अधीन आता था इसलिए उन्होंने दिया। और मराठा, बूंदी की जो महारानी थी अमर कुंवरी, उन्होंने मराठाओं की मदद से दलेल खां को हटाकर वापस बुद्ध सिंह को
बूंदी का शासक बनाया था, इसलिए मराठा भी इनके साथ थे। ईश्वरी सिंह का, इसमें ईश्वरी सिंह विजय रहे। जो राजमहल का युद्ध था इसमें ईश्वरी सिंह विजय रहे, और इसी की याद में ईसर लाट का निर्माण करवाया। राजमहल के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में ईसर लाट का निर्माण करवाया। अब माधो सिंह इस युद्ध में हार गए, परंतु माधो सिंह माने नहीं, और माधो सिंह ने एक वापस युद्ध किया। उस युद्ध को अपन कहते हैं बगरू का युद्ध। क्या कहते हैं? बगरू का युद्ध। जयपुर के पास में जगह है बगरू, वहां पे यह युद्ध हुआ। और बगरू का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? वही ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में। कब हुआ? 1747-48 में। ठीक है। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में। अब माधो सिंह का साथ किस किस ने दिया? वही मेवाड़ ने, बूंदी ने। शासक कौन थे? बुद्ध सिंह। उसके अलावा बूंदी के अलावा कोटा, दुर्जन साल यहाँ के शासक थे। और मराठा सरदार थे मल्हार राव होलकर। इस युद्ध में विजय किसकी हुई? माधो सिंह की विजय हुई, परंतु माधो सिंह की विजय होने के बाद में भी ईश्वरी सिंह ही आमेर के शासक रहे। क्यों रहे? जो मल्हार राव होलकर है, इन्होंने इनसे चौथ व सरदेशमुखी वसूला। मल्हार राव होलकर था, माधो सिंह की विजय के बाद में भी इन्होंने कहा कि ईश्वरी सिंह को कि आप ही शासक रहो और मुझे चौथ और सरदेशमुखी दे दो। तो इन्होंने कुछ पैसे देके और आमेर पे वापस पुनः अधिकार कर लिया। और माधो सिंह है, इनको, माधो सिंह को राजमहल की जागीर दी। माधो सिंह को राजमहल की जागीर दी। अब इसके बाद में मराठा सरदार बार बार आमेर पर आक्रमण करने लग गए। इसी से परेशान होके 1750 में ईसर लाट नामक, जो राजमहल के युद्ध में के विजय के उपलक्ष्य में जो इमारत बनाई थी ईसर लाट, वहां से कूद के ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। सत्रह सौ पचास में
1750 में मराठा के आक्रमण से परेशान होकर ईसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली। आपको ये याद रखना है, पेपर में कई बार पूछा जाता है आमेर के या कछुआ राजवंश के कौन से शासक ने आत्महत्या की थी। ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या की थी। कहां से? ईसरलाट से कूदकर। तो आज अपन ने पढ़ा सवाई जयसिंह। सबसे पहले सवाई जयसिंह में अपन ने क्या पढ़ा? 7 मुगल बादशाहों के समकालीन थे। उन्होंने कई सैन्य अभियान किए, जैसे भरतपुर में चूड़ामन जाट के खिलाफ। चूड़ामन जाट के जो भतीजे थे उनको अपनी तरफ मिला लिया तथा उनको ब्रजराज और राजा की उपाधि दी। उसके बाद में बूंदी में हस्तक्षेप किया। दलेल खां को अपना वहां पे प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया और बाद में उसको वहां का शासक बनाना चाहा। तब अमर कौरी ने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर से मदद लेकर वापस बुद्ध सिंह को वहां का राजा बनाया। उसके अलावा उसके बाद में जजाऊ के युद्ध में उन्होंने मुअज्जम की बजाय आजम को की सहायता की, तो मुअज्जम ने उनको राजा मानने से इनकार कर दिया। इसलिए बाद में उन्होंने देबारी समझौता किया। देबारी समझौते में उन्होंने दोनों मेवाड़ और मारवाड़ दोनों से ये समझौता किया कि एक से कहा कि आपसे जो पुत्र होगा वो आमेर का शासक बनेगा, और एक से कहेंगे कि आपका मारवाड़ से सूरज कुंवरी से जो होगा वो आमेर का शासक बनेगा। इसीलिए आगे चलकर ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में राजमहल का युद्ध होता है। उसके अलावा सांस्कृतिक उपलब्धियों में उन्होंने जयपुर शहर का निर्माण कराया। कब कराया? 18 नवंबर 1727 को। उसके बाद में उनके जो वास्तुकार थे वो कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। उसकी नींव किसने रखी? पंडित जगन्नाथ ने। जल निकासी की जो व्यवस्था थी उसका आर्किटेक्चर किसने बनाया? मेलकम स्पीड ने। उसके अलावा 5 वेधशालाओं की दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में उनकी स्थापना की। सबसे बड़ी जयपुर वाली, जहां पे सम्राट यंत्र है, राम यंत्र है, और उसके अलावा एक जय प्रकाश यंत्र है। उसके अलावा उन्होंने क्या? जय सिंह कल्पद्रुम नामक एक जो ग्रंथ है उसकी रचना की। उसके अलावा एक उन्होंने नक्षत्रों की गणना के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण कराया, जिसका नाम जो मुगल बादशाह है उनके नाम पर जीज मोहम्मद शाही रखा। उसके बाद में उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ कराया 1740 में। वो विधिवत रूप से अंतिम अश्वमेध यज्ञ था। उसके बाद में क्या आया? उसके जो अपने पुरोहित थे वो कौन थे? पुंडरिक रत्नाकर। उसके बाद में शासक बने ईश्वरी सिंह। तो जो देबारी समझौते के तहत जो प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, उसी के बाद में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में राजमहल का युद्ध हुआ 1747 में। और उसके बाद में 1748 में एक बगरू का युद्ध हुआ। बगरू के युद्ध में विजय के उपरांत में माधो सिंह को राजा नहीं बनाया। किसने नहीं बनाया? मल्हार राव होलकर ने। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उन्होंने उनसे ईश्वरी सिंह से सरदेश मुखी और जो चौथ है, ये कर के प्रकार होते थे, वो वसूल लिया और कुछ धनराशि लेके वापस आमेर का जो गद्दी है वो ईश्वरी सिंह को दे दी। परंतु ईश्वरी सिंह बार बार मराठाओं के आक्रमण से परेशान होकर जो 1750 में उन्होंने ईसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली। तो अब इनके बाद आत्महत्या करने के बाद में जो शासक बनेंगे वो बनेंगे माधो सिंह। कल अपन पढ़ेंगे माधो सिंह और प्रताप सिंह। उसके बाद में एक राम सिंह इंपॉर्टेंट शासक और बचेंगे। उसके बाद में अपना आमेर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में अपन नेक्स्ट मारवाड़ पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो ये वीडियो है अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपका कोई सजेशन है या आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर आपने ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स और भाई वगैरह को, बहन वगैरह को ये सजेस्ट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में प्रताप सिंह के साथ में।